एप्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार चुनाव के लिए 71 विधानसभा सीटों पर 28 तारीख को मतदान डाले जाएंगे और इस बीच सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पर चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ बिहार की सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान हैं उनको झटका लगा, पार्टी को झटका लगा, रामविलास पासवान का यूं जाना। इस बीच कई सारे सवाल बिहार की राजनीति पर आकर के इसलिए भी टिकते हैं क्योंकि जो पुराने राजनीतिक हैं वो तमाम हथकंडे अपने लिए साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं और इसी के साथ साथ हर संभव कोशिश करना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए। पर इस चुनाव में जो सबसे खास बात है, क्योंकि महागठबंधन जो 2015 में भी था और इस बार भी है, पर इस बार महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार जो हैं वो पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी कि एनडीए से मिलकर के चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं जो चिराग पासवान हैं उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है पर जेडीयू से नहीं। जहां जेडीयू के उम्मीदवार खड़े हुए हैं वहीं पर चिराग पासवान ने अपने भी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू से गठबंधन है। इस गठबंधन का माहौल तो बिहार में आम लोग उड़ाते हुए नजर ही आ रहे हैं कि आखिरकार ये कैसा गठबंधन है कि भारतीय जनता पार्टी से दोनों का गठबंधन है पर दोनों पार्टी का आपस में गठबंधन नहीं है। और इसी के साथ साथ महागठबंधन पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और उनके साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से जनता जो है वो यकीनन दुखी है और वो ये तय कर बैठे हैं कि इस बार सरकार बदलनी है। पर सरकार बदलनी है, किसको मौका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर 2020 के चुनावी मैदान में गठबंधन का खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि अब थर्ड फ्रंट भी खड़ा हो गया है और थर्ड फ्रंट पर सभी की निगाहें आकर के टिक गई हैं। इस थर्ड फ्रंट में एआईएमआईएम यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और बीएसपी के साथ आने से राजनीतिक जो गलियारा है वो गर्मा गया है। और इसमें अब असमंजस और सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार बिहार की जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसे लुभाने के लिए पुरानी राजनीतिक पार्टियां क्या हथकंडा अपनाएंगी। क्या बिहार का जो मुसलमान है, क्या बिहार का मुसलमान वो पुरानी पार्टियों को एक बार फिर मौका देगा या थर्ड फ्रंट की तरफ जाएगा? क्योंकि इस बीच थर्ड फ्रंट से पहले एक और गठबंधन बना, वो गठबंधन था पप्पू यादव का, पप्पू यादव की पार्टी और उधर से भीम आर्मी पार्टी और एसडीपीआई का गठबंधन भी लोगों के दिमाग में है। पर कितना असर होगा, कितना नहीं होगा, बिहार का मुसलमान किस करवट जाएगा? क्या वो पुरानी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस को चुनेगा या थर्ड फ्रंट के साथ आकर के खड़ा होगा? ये जानने के लिए इस रिपोर्ट पर एक बार नजर डाल लीजिए। बिहार में मुसलमान 16.87% है। इस लिहाज से बिहार की चुनावी राजनीति में मुसलमान समुदाय का खासी अहमियत है। हालांकि बिहार में मुसलमानों की आबादी बिखरी हुई है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जिनमें उनका मत तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। भारत की चुनावी राजनीति में धर्म के नाम पर गोलबंदी चुनाव जीतने का कारगर हथियार माना जाता है, लेकिन इसे लोकतंत्र की बुराई के तौर में देखा जाता है। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी के कारण वे अपनी सुरक्षा और प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता में रहते हैं, इसीलिए मतदान मुख्य तौर पर किसी एक पार्टी के पक्ष में करते हैं। हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार चुनाव में एक बार फिर से मैदान में है। ओवैसी ने इस बार उपेंद्र कुशवाहा, मायावती, सुलहदेव के साथ मिलकर महागठबंधन धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाया है। सबसे दिलचस्प ये है कि ओवैसी ने उपेंद्र को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया है, जो कि 2014 में मोदी सरकार में मंत्री थे और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। मोदी कैबिनेट के पूर्व मंत्री को अपना मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया, तो क्या वो सेकुलर हो गए? ओवैसी से ये सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन ने यह तय किया है कुशवाहा साहब उम्मीदवार होंगे।
जहाँ तक बात है सेकुलर होने की, तो कल तक वो तो आरजेडी में थे तो क्या वो नहीं थे सेकुलर? जब वो आरजेडी में थे तो लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब ये सवाल नहीं उठा, लेकिन अब वो सवाल उठ रहा है। आरजेडी में भी तो दूध के धुले हुए थे, और अब जब मेरे साथ है तो सेकुलर पॉलिटिक्स के बारे में सवाल मेरे पाले में आ रहे हैं। हमारे गठबंधन के वो उम्मीदवार हैं, बिहार में यादव 14% के आसपास है और कुर्मी 4% के करीब। लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के बिहार में पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जाति से कुर्मी है। 14% और 4% वाले बिहार की सत्ता 30 सालों तक शासन करते रहे हैं। इससे सामान्य वर्ग की जाति का भी दबदबा रहा। वे अपनी जाति के 70% वाले मुसलमानों में से सीएम उम्मीदवार ना बनाकर 6% वाले कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि वो दिन आ गया है जब मुसलमानों को सीएम उम्मीदवार बनाएंगे। अभी तो नेतृत्व पैदा करने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी के नेता जीतेंगे तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और सफ़र यहीं से शुरू होगा। हम भी वहीं हैं। ग्रास रूट से हम नेतृत्व पैदा करने जा रहे हैं। बिहार में हम प्रयोग कर रहे हैं। हमने बैठकर अभी तय किया है कि हमारे कैंडिडेट कुशवाहा साहब होंगे। ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री ही क्यों स्वीकार किया? आखिर वो उसके पीछे की रणनीति क्या है? पटना के प्रभात खबर के स्थानीय संपादक अजय कुमार का पहला टारगेट तो यही है कि मुसलमानों और यादवों की राजनीतिक गठजोड़ को तोड़ा जाए, तभी वो तोड़े हुए तीसरे हिस्से के खिलाड़ी माने जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। बिहार में लालू की राजनीति की एक निरंतर बीजेपी गठबंधन नहीं किया है। अजय कुमार कहते हैं कि लालू को जो बीजेपी विरोधी राजनीति है उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। ओवैसी को पता है कि उन्होंने MY समीकरण नहीं तोड़ा तो उनकी मौजूदगी सुनिश्चित तौर पर नहीं हो पाएगी। बिहार में मुसलमान ओवैसी को जगह दे देंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की राजनीति को, ओवैसी की राजनीति को शायद ही बिहार के मुसलमान स्वीकार कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्या बिहार का मुसलमान जो वो आरजेडी को मौका देगा, कांग्रेस को मौका देगा, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा? ये आने वाले 10 नवंबर को लोगों के सामने तस्वीरें साबित हो जाएंगी, क्योंकि जेडीयू भी ये दावा करती है कि जो मुसलमान हैं उनको हमने अच्छा काम दिया है, उनके लिए हमने काम किया है। ऐसा दावा लगातार नीतीश कुमार करते आए हैं। कई मंचों से उनके राजनेता जो हैं वो भी ये कहते आए हैं कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया है। तो वहीं चिराग पासवान भी मुसलमानों को लुभाने के लिए लगे हुए हैं। तो इसी के साथ साथ आरजेडी के साथ मुसलमान हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और थर्ड फ्रंट के आ जाने से क्या ये मुसलमान जो है वो राजनीतिक पार्टियों को अपनाएगा या थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ेगा? इस पर सवाल खड़ा हो गया है। और इन सवालों के साथ साथ 10 नवंबर को क्या होगा ये भी लोगों के सामने तस्वीरें साफ होंगी। पर इस बीच लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जब मुस्लिम जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर जेडीयू किस तरफ थी, आरजेडी किस तरफ थी, इसके ऊपर भी लोगों का ध्यान है। क्योंकि लगातार जो तरीके से दमनकारी नीति चली है और इस दमनकारी नीति के चलते लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया। कितनी राजनीतिक पार्टियां आई उनके हक और हुकूक की आवाज उठाने के लिए। लोगों के जहन में ये भी सवाल लगातार जो है वो चोट कर रहा है। और पढ़ा लिखा नौजवान वो राजनीतिक पार्टियों से, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे सामने आकर के पूछने की हिम्मत हो, वो भी दिखा रहे हैं। लगातार सवाल पूछा जा रहा है। पर इसके बावजूद 10 नवंबर 2020 यानी कि बिहार चुनाव के रिजल्ट के दिन पर क्या होगा, क्या तस्वीरें क्लियर होंगी, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तो मैं ऐसी ही तमाम रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।